अध्याय 28 नरक का आतंक मोड। सभी पहरेदार एलीट मारे जा चुके थे। अब खुले मैदान में केवल बॉस विली ही बचा था। इस समय विली जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था। वह बीच बीच में अपनी पीठ खुजला रहा था। उसे अपने लापता साथियों का जरा भी एहसास नहीं था। सब लोग अभी आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में विली पर हमला करने का तरीका समझाऊंगा। शी-फेंग चाहता था कि सब लोग पहले थोड़ा शांत हो जाए। विली का सामना करना आसान नहीं होगा। इस लड़ाई में बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक भी गलती सबको एक साथ मौत के घाट उतार सकती है। शी-फेंग का आदेश सुनकर सभी लोग आराम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने खा पी कर अपनी सर्वोत्तम स्थिति में वापस आने का प्रयास किया। शी-फेंग ने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलते समय अपनी उंगली हिलाई और कांपने लगी। वह हाल ही में लेवल 2 पर पहुंचा था। एबिसल ब्लेड की बदौलत उसे मिले फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अन्य खिलाड़ियों से 2 पॉइंट्स अधिक थे। अपने पॉइंट्स के साथ वह औसत खिलाड़ी की तुलना में थोड़े अधिक विकल्प चुन सकता था। शुरुआती दौर में तलवारबाज की चपलता के लिए 20 अंक ही काफी थे। हालांकि शी-फेंग ने इसे बढ़ाकर 30 अंक कर दिया। चपलता 30 अंक तक पहुंचने पर शरीर की लचीलेपन में एक निश्चित वृद्धि होती है। इसके बाद शी-फेंग ने शेष अंक शक्ति में जोड़ दिए, जिससे उसके लिए बॉस से मुकाबला करना आसान हो गया। शी-फेंग के पास कांस्य के 3 उपकरण, एक रहस्यमय लोहे की अंगूठी और एक जादुई हथियार था। शी-फेंग की क्षमताएं लगभग उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। बात्रे ये फेंग मानव संबद्ध राज्य तारा चंद्रमा शीर्षक 1000 की शक्ति पद तलवारबाज लेवल 2 HP 520/520 आक्रमण शक्ति 88 रक्षा क्षमता 39 आक्रमण गति 15 गति 13 विशेषताएं शक्ति 32 चपलता 30 सहन शक्ति 24 बुद्धिमत्ता 13 जीवन शक्ति 13। इन गुणों के साथ शी-फेंग को विली से निपटने में अधिक आत्मविश्वास था। सबको संभलते देख शी-फेंग ने समझाना शुरू किया। विली के पास 2 कौशल हैं, उनमें से एक है किलिंग फीस्ट। इसका इस्तेमाल करने पर विली नफरत को नजरअंदाज करते हुए आसपास के खिलाड़ियों पर बेतरतीब ढंग से हमला करेगा। ब्लैकी और लोनली, आप दोनों को अपनी स्थिति पर ध्यान देना होगा। दूसरा कौशल है डेथ क्लॉज कोला। इस कौशल का इस्तेमाल करने से पहले बॉस से दूरी बनाए रखना। लोनली स्नो, बॉस को रोकने पर ध्यान देना। समय आने पर मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। एक और बात ध्यान देने वाली है, विली बहुत चालाक है, इसलिए एक ही तरह के हमले बार बार मत करना, ठीक है? बस इतना ही। अगर हम तैयार हैं तो लड़ाई शुरू करो। कोला, भाई फेंग, क्या हमें और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है? ब्लैकी शी-फेंग के पास आकर फुसफुसाते हुए बोली। यह स्थान डेथली फॉरेस्ट का हेल मोड था। यहाँ भी हर कोई माहिर नहीं था। हालांकि शी-फेंग की व्याख्या इतनी सरल थी कि उन्हें लगा कि इस बॉस को हराना बहुत आसान होगा, लेकिन नॉर्मल मोड में ही कई एलीट पार्टियां मारी जा चुकी थीं, तो हेल मोड इतना आसान कैसे हो सकता है? भारतीय नेता, क्या ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत हो? सभी बहुत चिंतित थे। सभी की निगाहें शी-फेंग की ओर थीं, उम्मीद से कि वह बारीकियों के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। वे नौसिखिए थे, इसलिए बहुत सी बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थीं। शी-फेंग जैसे विशेषज्ञ के लिए जो बातें उन्हें सामान्य ज्ञान लगती थी, वे निश्चित रूप से उन जैसे नौसिखियों के लिए सामान्य नहीं थी। एलीट दल की तुलना बॉस से नहीं की जा सकती थी। बाकी एलीट दल बॉस के हाथों मारे गए होंगे, भले ही उनके उपकरण एलीट दल से बेहतर थे, फिर भी वे लेवल 1 के नौसिखिए थे। वे अपनी औकात भली भांति जानते थे। तुम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हो, शांत हो जाओ। जब समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है और कब करना है, इसलिए चिंता मत करो। कोला, लड़ाई शुरू करो और ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा चकमा देना है। एक अकेला हीलर बॉस के हमले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शी-फेंग मुस्कुराया। उसे लगा कि उसके साथी काफी दिलचस्प हैं। वे बारीकियों को लेकर उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थे। अपने पिछले जीवन में शी-फेंग ने शैरो के कप्तान के रूप में अनगिनत बार हेल मोड डंगनों में प्रवेश किया था। उन दिनों में 100 सैनिकों वाले डंगनों की भी कोई कमी नहीं थी, तो भला वह कुछ नौसिखियों को एक छोटे से बॉस को हराने का तरीका कैसे नहीं जानता होगा?
कोला के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह पूरी ताकत से हमला करे। कोला के नजर में आते ही विली अचानक उछल पड़ा। कोला को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसके लोहे के दो जोड़ी पंजे आपस में उलझकर चिंगारियां पैदा करने लगे। कोला ने स्पष्ट रूप से विली के हिंसक हृदय को उत्तेजित कर दिया था। उसने अपने लोहे के पंजे उठाए और तेजी से कोला की ओर दौड़ पड़ा। हीलिंग शुरू करो सभी डैमेज डीलर्स, विली के अंगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। विली का भयावह रूप देखकर शी फेंग ने आदेश दिया। जैसे ही शी फेंग ने बोलना समाप्त किया, विली कोला के सामने आ गया। इससे पहले कि कोला कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके नुकीले पंजे आसमान से नीचे गिरे और कोला की गर्दन पर वार कर दिए। पेंग! कोला ने सहज ही अपने कवच का इस्तेमाल करके स्टील के पंजों को रोका, जिससे चिंगारियों की 3 चमकदार लकीरें बन गईं। कवच पर भी पंजों के 3 निशान रह गए। जबरदस्त हमले के कारण कोला को अपने शरीर को स्थिर करते हुए 5-6 कदम पीछे हटना पड़ा। उसके सिर के ऊपर 103 का नुकसान दिखाई दिया। इससे पहले कि कोला हमला कर पाता, विली ने एक बार फिर अपनी ढाल लहराई। इस बार कोला अपनी ढाल से हवा में उड़ गया और उसे 105 अंकों का नुकसान हुआ। ठीक इसी क्षण कोला को हील मिली और उसके 43 एपी ठीक हो गए। कोला को हुए नुकसान की तुलना में यह बहुत कम था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। बॉस की गति और मारक क्षमता बेहद भयावह थी। अगर कोला के पास कांस्य के 2 उपकरण न होते या अगर उसने अपनी ढाल से हमलों को न रोका होता, तो वह इन 2 वारों में ही मर जाता। लोनली स्नो, विली पर चार्ज का इस्तेमाल करो। ब्लैकी, ईविल व्हिप का इस्तेमाल करो। शी फेंग को ऐसी स्थिति की पहले से ही उम्मीद थी। उसने तुरंत ब्लैकी को एक बंधन कौशल का उपयोग करने का निर्देश दिया। लोनली स्नो ने विली के अगले हमले को रोकने के लिए चार्ज का इस्तेमाल करके जवाबी कार्रवाई की और कोला की जान बचाई। हालांकि लोनली स्नो के हमले से विली को केवल 11 का नुकसान हुआ था। वह यह देखकर अचंभित रह गया। उसने अपने अधिकांश एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाए थे और उसके पास कांस्य के 2 उपकरण भी थे। फिर भी उसने इतना कम नुकसान पहुंचाया था। यह ध्यान देने योग्य है कि उसके सामने मौजूद बॉस के पास 6000 एपी थे। ब्लैकी ने भी एक तरफ से मंत्रोच्चार समाप्त किया और अपना ईविल व्हिप बाहर निकाला। अचानक काले रंग के कांटों की 5 लकीरों ने विली के पैरों को जकड़ लिया। शी फेंग ने मौका पाकर विली के पीछे से उस पर हमला कर दिया। हाथ में अगाध तलवार लिए उसने विली की गर्दन पर डबल चॉप का इस्तेमाल किया, जिससे उसे 66 और 67 का नुकसान हुआ। उसके हमले से रक्तस्राव का प्रभाव भी उत्पन्न हुआ, जिससे विली को हर सेकंड 8 एचपी का नुकसान हुआ और यह प्रभाव 10 सेकंड तक बना रहा। भारी क्षति के कारण विली ने तुरंत अपनी घृणा शी फेंग की ओर मोड़ दी। हालांकि शी फेंग ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अपनी 30 चपलता के बल पर शी फेंग ने आसानी से स्टील के पंजों से बचते हुए विली से 5 गज की दूरी पर खुद को प्रकट किया। आओ आओ आओ! विली गुस्से से दहाड़ते हुए शी फेंग की ओर दौड़ा। दूर से हमला करने वाले खिलाड़ी हमला शुरू करें। कोला, जब तुम ठीक हो जाओ तो इधर आओ और विली को संभालो। शी फेंग ने विली के पंजों से बचते हुए व्यवस्थित रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि शी फेंग को देख रहे बाकी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विली के पंजे हर बार हमला करते समय शी फेंग की खोपड़ी को छूते थे, जिससे उसके बाल उड़ने लगते थे। हालांकि सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया। लगातार जादुई हमले होते रहे। वहीं लोनली स्नो ने विली के पीछे व्हर्लविन स्लैश का इस्तेमाल किया। हालांकि इनमें से किसी भी हमले से 20 अंक से अधिक का नुकसान नहीं हुआ। विली की एचपी धीरे धीरे कम होती गई। जब कभी कभार शी फेंग उस पर हमला करता तो उसकी एचपी एक खंड कम हो जाती थी। पल भर में विली की एचपी घटकर 90% रह गई। विली क्रोधित हो उठा और अपने पंजों से बेतहाशा नाचने लगा। उसने डेथ क्लॉज का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आक्रमण गति बहुत बढ़ गई। शी फेंग बाल बच गया। सौभाग्य से उसने रसातल तलवार का इस्तेमाल करके हमले को रोक दिया, जिससे उसे केवल 130 का नुकसान हुआ। इसी क्षण कोला पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने विली के सिर पर डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया,
जिसके बाद पनिशमेंट का प्रयोग किया। कई हमलों के बाद ही विली की घृणा कोला की ओर मुड़ी। घृणा के परिवर्तन ने विली के डेथ क्लॉज को भी बाधित कर दिया, जिससे विली अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। विली को निशाना बदलते देख शी फेंग ने थंडरिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। बिजली की 3 लकीरें विली के शरीर से गुजरी, जिससे उसे 92, 116 और 137 का नुकसान हुआ। साथ ही इससे विली को नुकसान बढ़ाने का प्रभाव मिला, जिससे दूसरों को उसे 20% अधिक नुकसान पहुंचाने की शक्ति मिली। विली के साथ लड़ाई काफी आसान हो गई। ब्लेकी लगातार डार्क एरो चला रहा था, जिनमें से प्रत्येक से 50 से अधिक का नुकसान हो रहा था, जबकि बाकी लोग विली को केवल 20 से अधिक का नुकसान ही पहुंचा पाए। बुरी तरह पिटने के बाद विली शी फेंग पर हमला करने ही वाला था कि कोला ने एक बार फिर डिवाइन स्ट्राइक और पनिशमेंट का इस्तेमाल किया। विली की घृणा तुरंत कोला की ओर लौट गई। जब विली कोला की ओर मुड़ा तो शी फेंग ने उस पर एक वार किया। इस तरह शी फेंग और कोला ने बारी बारी से विली को उकसाया, जिससे वह किसी भी खिलाड़ी पर हमला करने में असमर्थ हो गया। विली की एचपी लगातार घटती रही जब तक कि वह 30% तक नहीं पहुंच गई। विली बेकाबू हो गया और उसका शरीर कई गुना बढ़ गया। हाथापाई करने वाले खिलाड़ी बॉस से दूर रहें। ब्लैकी इविल व्हिप का इस्तेमाल करो। हीलर मुझे ठीक करो, शी फेंग ने जोर से चिल्लाया। अपनी मौजूदा हालत में विली निश्चित रूप से अपना सबसे बड़ा हमला किलिंग फीस्ट करने वाला था। शी फेंग का आदेश सुनते ही लोनली स्नो और कोला तुरंत बॉस से दूर हट गए, जिससे शी फेंग को बॉस का सामना अकेले ही करना पड़ा। जब वे दोनों 10 गज की दूरी से बाहर निकल गए तो विली गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। जब विली दोबारा प्रकट हुआ तब तक वह शी फेंग की पीठ पर पहुंच चुका था और उसके लोहे के पंजे अचानक नीचे आ गए। शी फेंग इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार से पंजों को रोका। हालांकि इस हमले को रोकने के तुरंत बाद विली एक बार फिर गायब हो गया और शी फेंग के पीछे फिर से प्रकट हो गया। 2 सेकंड के भीतर ही विली ने शी फेंग की पीठ पर 7 बार हमला किया। सौभाग्य से शी फेंग की फुर्ती 30 अंक तक पहुंच चुकी थी। यह विली की गति का मुकाबला करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। हालांकि शी फेंग द्वारा रोके गए प्रत्येक हमले से उसकी काफी मात्रा में एचपी कम हो रही थी। उसे मिलने वाले उपचारों से भी उसकी एचपी लगातार बढ़ती जा रही थी। 96, 97 प्लस 46, 96, 97 प्लस 48 प्लस 32, 96, 97 प्लस 46। अगर शी फेंग के पास 520 एचपी नहीं होते और वह अपने ऊपर आने वाले हर पंजे को नहीं रोकता तो शी फेंग विली के किलिंग फीस्ट से 100% निश्चित रूप से मर जाता। इस समय शी फेंग की शेष एचपी 100 अंक तक नहीं पहुंची थी। इसे हटाओ, शी फेंग ने जोर से चिल्लाया। अपना सबसे बड़ा दांव खेलने के बाद विली कमजोर अवस्था में आ जाता था। यही उसे खत्म करने का सही मौका था। सभी ने लगातार विली पर हमले किए, जिससे अंततः विली की शेष 30% एचपी भी खत्म हो गई। इसके परिणामस्वरूप 4 आइटम गिरे। जैसे ही सब राहत की सांस लेने वाले थे, शी फेंग ने सबकी स्थिति पर एक नजर डाली। हीलर ड्राउजी स्लॉथ की बची हुई एमपी 20% तक भी नहीं पहुंची थी और बाकी जादूगरों की एमपी 10% तक भी नहीं पहुंची थी। शी फेंग ने जल्दी से कहा, सब लोग बैठ जाओ और तुरंत आराम करो। सभी लोग असमंजस में थे। क्या बॉस की मृत्यु नहीं हुई थी? उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी? फिर भी सभी ने शी फेंग के आदेश का पालन करते हुए बैठकर आराम करने का फैसला किया। 5 सेकंड के लिए भी वे बैठकर खाना पीना करके थोड़ा आराम नहीं कर पाए थे कि अचानक एक भयानक दहाड़ सबकी कानों में गूंज उठी। उस दहाड़ ने पूरे मृत्युवन को हिला दिया और उसके बाद जंगल के भीतर से एक काली परछाई निकल आई। काली परछाई एक विशालकाय वेयरवुल्फ थी। वेयरवुल्फ ने विली के शव को देखा, फिर शी फेंग और बाकी लोगों की ओर देखा। उसकी काली आंखें अचानक लाल हो गईं जैसे ही वह दहाड़ने वाला था। शी फेंग विंड ब्लेड लेकर उसकी ओर दौड़ा। तुरंत ही शी फेंग ने एबिसल बाइन का प्रयोग किया। 9 जंजीरें प्रकट हुईं और वेयरवुल्फ और उसके मुंह को बांध दिया, जिससे वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। इस क्षण
अंततः सभी ने वेयरवुल्फ के आंकड़े देखे। उसके पास पूरे 2 बार एचपी थे। वेयरवुल्फ फेल्ट लॉर्ड रैंक स्तर 3 एचपी 12,000/12,000। गरे यार, ये लॉर्ड बॉस क्यों है? ब्लैकी ने गुस्से में कहा। बॉस को मारने के तुरंत बाद उन्होंने मुश्किल से ही आराम किया था कि अब उनके सामने एक लॉर्ड खड़ा था। लॉर्ड का पद चीफ्टेन से एक पायदान ऊपर होता है। गेम मानो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। सब लोग याद रखें, किसी भी हालत में वेयरवुल्फ फेल्ट को दोबारा दहाड़ने न दें। शीपफिंग लगातार सबको याद दिलाता रहा। हालांकि बाकी लोग स्पष्ट रूप से भयभीत थे, वेयरवुल्फ फेल्ट के शरीर और एचपी के कारण नहीं, बल्कि उसकी भयानक लाल आंखों के कारण। उन आंखों से हर किसी को इतना डर लग रहा था कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था।